नमस्कार दोस्तों, वेदांत सक्सेना नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं वक्यावा न्यूज़ चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ बैठे हैं नरेश मीणा जी। 25 साल तक इन्होंने अपना संघर्ष कांग्रेस में किया। 25 साल का जो इनका संघर्ष रहा, जो इनकी यात्रा रही, एक रिश्ता रहा कांग्रेस से इनका, वो बहुत ही ईमानदारी का रहा। और ये अपना जो गुरु है सचिन पायलट जी को मानते आ रहे हैं, उन्हीं के पचिनों पे चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप लगाते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो तो इनको टिकट देना चाह रहे थे, लेकिन जो यहाँ के लोकल नेता हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी कर दी। और यहाँ के स्थानीय मुद्दों के ऊपर भी हम इनसे बातचीत करेंगे कि किन स्थानीय मुद्दों के ऊपर सर चुनाव लड़ रहे हैं और कैसा इनको रेस्पॉन्स मिल रहा है इनके चुनाव प्रचार में। तो चलिए, वक्यावा चैनल की जो चुनावी यात्रा है उसका काफ़ी हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? थैंक यू आपको, थैंक यू वेरी मच सर, सबसे पहले तो आपको समस्त मीडिया परिवार और वक्यावा न्यूज़ चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों को आपको भारी समर्थन मिल रहा है। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोगों तक मेरी आवाज़ जाएगी उन सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली सबके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, सब सुख समृद्धि आए और देश के लिए, हमारे देश का आने वाला साल अच्छा निकले और दुनिया में हमारे देश का नाम हो। सर, अभी आपको भी सर बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की समस्त मीडिया परिवार की ओर से। और अगर बात दिवाली की चल रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, एनालिसिस किया, सैम्पलिंग करी, तो हमें पता लगा कि व्यापारी खासा नाराज़ नज़र आ रहा है कि भाई अभी दिवाली का टाइम है और देवली उनियारा का जो मार्केट है वो ठप पड़ा है, रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। तो जो व्यापारी हैं उनकी ये शिकायत है कि यार अभी दिवाली चल रही है, दिवाली का फेस्टिवल है और नेता भी बीजेपी कांग्रेस कर रहे हैं। तो मतलब वो दोनों ही पार्टी से नाराज़ दिख रहे हैं। अब उस बीच में आप एक उभरते हुए सितारे हैं, युवाओं के चहेते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप विधानसभा जाते हैं जीत कर, तो व्यापारियों के हित के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अगर मुझे यहाँ के जनता का आशीर्वाद मिलता है, मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिलता है, तो मैं यहाँ के हर वर्ग के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करूँगा, सबके लिए काम करूँगा, चाहे वो छात्र हों, चाहे यूथ हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो। मेरी जितना दिन रात मेहनत करूँगा, उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यहाँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब तक जो भी प्रतिनिधि यहाँ से जीत कर गए, जो भी विधानसभा यहाँ से पहुँचे हैं, उन लोगों ने उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ बिशलपुर का डैम है, उसका पानी जयपुर अजमेर तक जाता है, लेकिन आज भी इस टोंक जिले में और इस देवली उनियारा की विधानसभा में कई गाँव आज भी ऐसे हैं जहाँ पर शुद्ध पेयजल का पानी नहीं मिल रहा है। कई लोग यहाँ पे खेतों में नहरी तंत्र खराब है, खेतों तक पानी नहीं पहुँच रहा है। संस्थागत भ्रष्टाचार यहाँ चारों तरफ फैला हुआ है। आम जनता को थानों में लूटा जाता है, आम जनता को बिजली के घरों में लूटा जाता है, आम जनता को तहसील में लूटा जाता है, आम जनता को जिस तरह से सरकारी महकमों में लूटा जाता है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ, संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम मुहिम चलाएंगे, उसको यहाँ से ख़त्म करेंगे। इसके अलावा यहाँ बजरी का एक बड़ा हुआ है। यहाँ बनास नदी है, बनास नदी की बजरी बाहर तक जाती है, देश विदेश तक, लेकिन उसका फ़ायदा यहाँ के आम जनता को नहीं है। बड़े बड़े बजरी माफिया यहाँ आते हैं और उनका डंपर चलते हैं, जेसीबी चलती है, एलएनटी चलती है, और वो सब नेताओं की मिलीभगत से चलती है। जो बजरी का यहाँ कारोबार है वो सब नेताओं की मिलीभगत से चलता है, लेकिन आम जनता के लिए, गांव गरीब के व्यक्ति के लिए एक टोली रेत नहीं मिलती मकान बनाने के लिए। ऐसे में हम ये करेंगे कि जितना भी बजरी माफिया है, जो अवैध खनन है, उसको बंद कराएंगे और यहाँ के आमजन को सुलभ और कम पैसों में बजरी का उपलब्ध कराने का काम हम करेंगे। यहाँ के छात्र युवाओं के लिए कोचिंगों का, शिक्षा का प्रबंध कराने का काम मैं करूँगा। मैं विधानसभा में अगर पहुँचा तो नोट विधानसभा में देवली उनियारा की बात रखेंगे, बल्कि पूरे राजस्थान में जो भी गरीब और कमज़ोर जो लोग हैं, जो अपने बच्चों को आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, मैं विधानसभा में पहला मेरा मुद्दा ये रहेगा, क्योंकि मैंने ये मुद्दा छात्र राजनीति में रहते हुए 2010 में भी उठाया था कि जो भी बीपीएल परिवार के जो बच्चे हैं उनकी निःशुल्क एजुकेशन होनी चाहिए कॉलेज लेवल पे। दूसरा, वो जो बच्चे, गरीबों के जो बच्चे जयपुर, कोटा जैसे बड़े बड़े शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके लिए वहाँ ठहरने की और रहने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से हो, ये मेरी मुहिम रहेगी बड़ी। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ देवली उनियारा में देखा है, किसान खाद की लाइन में लग रहे हैं, खाद मिल नहीं रहा टाइम पर। यहाँ तो मैंने देखा बीमा के तो यहाँ कोई बात ही नहीं करता, फसल बीमा क्या होता है वो यहाँ कोई किसान जानता ही नहीं है, क्योंकि आज दिन तक नेताओं के मुंह से ये शब्द निकले ही नहीं है। यहाँ जो भी एमएलए बने, एमपी बने, वो लोग केवल वोट लिए हैं, वोट लेने के बाद सीधा दिल्ली जयपुर में जाके बैठ गए। यहाँ की जनता ने आज दिन तक जो यहाँ सांसद बना, यहाँ से 2 बार का एमएलए बना, उसका घर तक नहीं देखा।
उसका एक वो ऐसे अफसर की तरह रहता है एमएलए बनने के बावजूद भी कि 10 बजे के पहले उसका आप फ़ोन पर बात नहीं कर सकते, रात को 10 बजे के बाद उससे बात नहीं कर सकते। अगर आपको मिलना है तो उनके पीए से पहले आप पीए से बात करो, उनसे टाइम लो, टाइम सामने वाला दे दे तो ठीक है, नहीं तो आप उनसे मिल नहीं सकते। इन सब चीज़ों को बदलेंगे। बेटा बनकर चुनाव में उतरा हूँ और नंगे पैर आशीर्वाद लेता घूम रहा हूँ। मुझे भरोसा है जिस नरेश को पार्टियों ने दरकिनार किया, जिस नरेश को नेताओं ने नज़रअंदाज किया, उसको जनता आशीर्वाद देगी। सर जैसा कि आप जानते हैं, आप तो यहीं पर ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजेंद्र गुर्जर जी के समर्थन में भजन लाल जी आते हैं, केसी मीणा जी के समर्थन में अशोक गहलोत जी आते हैं, डोटा सरा जी भी आते हैं। और तो आपको नहीं लगता कि सर जब तमाम बड़े चेहरे कैंडिडेट्स के साथ आते हैं, जुड़ते हैं, उनका जन समर्थन के लिए अपील करते हैं लोगों से, तो कहीं ना कहीं उनका चुनाव आसान हो जाता है? क्या आपको कमी फील होती है कि यार मेरे साथ भी कोई ऐसा बड़ा चेहरा होता है या बड़े भाई के रूप में कोई होता? देखिए, जनता नेताओं से नफरत करती है। जनता जब सड़क पे कोई कुर्ता पजामा पहन के नेता जब निकलता है तो जनता कहती है देखो वो नेता जा रहा है। लेकिन जनता के पास ऑप्शन नहीं है। जनता ऑप्शन देखती है। इस बार कांग्रेस का चुनाव जीत गया, अगली बार जनता कांग्रेस बीजेपी में टक्कर रहती है, तो जनता देखती है यार इस बार कांग्रेस, पिछली बार कांग्रेस को जिताया उसने कुछ नहीं किया, तो बीजेपी वाले को जिता दें। जनता के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। और जब जनता के सामने ऑप्शन जहाँ जहाँ खड़े हुए वहाँ थर्ड फ्रंट खड़ा हुआ और जनता ने इन दोनों पार्टियों को, नेताओं को नज़रअंदाज करके और एक सच्चे और ईमानदार आदमी को अपनाया है। उसका बड़ा उदाहरण दिल्ली का है, जहाँ जनता ने बीजेपी कांग्रेस को नज़रअंदाज करके अरविंद केजरीवाल को अपनाया। इसी तरह का उदाहरण पश्चिम बंगाल का, जहाँ ममता बनर्जी जब शुरुआत में आई, वही यूपी का है, बिहार का है। राजस्थान में टाइम लग रहा है, राजस्थान में ऑप्शन खड़ा नहीं हो पा रहा है। इससे देवली उनियारा के उपचुनाव से ऑप्शन खड़ा होगा। जनता इन दोनों पार्टियों को नजर नकारेगी और एक सच्चे और ईमानदार एक किसान के बेटे को मदद करेगी, एक किसान के बेटे को जिताकर भेजेगी। सर 2013 में आपने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा है ना, फिर 2018 में मांगा, 23 में मांगा, फिर 24 में आपने उनसे टिकट की उम्मीद करी और इतना संघर्ष। और हमने देखा है खुद अभी लोकसभा जब चुनाव हुए थे तो आपने गुंजल साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के आपने चुनावी अभियान किया था, बड़े बड़े नेताओं के साथ आपने मुकाबला किया था और एक युवा वर्ग तो आपके साथ रहता ही है। अब आपको आशीर्वाद बुजुर्ग वर्ग से ही मिल रहा है। जो मैंने कुछ दिन पहले देखा था आपका वीडियो, तो आप खासा आप थोड़ा डीमोटिवेटेड थे कि जो बुजुर्ग वर्ग है वो अभी मुझे जान नहीं पा रहा है, पर धीरे धीरे जानने लग जाएगा। फिर क्या होता है सर कि आपने राम लखन की जोड़ी बनाई हाड़ौती के अंदर। हाड़ौती से ही मैं भी आता हूँ और मैं देखता हूँ कि आप पिछले 3-4 बार से जब भी टिकट की उम्मीद करते हैं, एंड में आते आते ऐसा क्या हो जाता है कि वो टिकट आपसे छीन लिया जाता है? देखिए, जो राजनीति में लोग बैठे हैं और जो केवल पार्टियों के भरोसे बैठे हैं, जो पैसे की राजनीति करते हैं, जिनका कोई संघर्ष कभी राजनीति में रहा नहीं है, जिनका कोई अपनी कुछ पकड़ नहीं है, उन लोगों को डर लगता है। उन लोगों को डर लगता है मेरे जैसा व्यक्ति की स्पीड को देख के, मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जनसमूह को देख के उनको डर लगता है कि ये व्यक्ति अगर मुकाम पे पहुंचा तो हमारा राजनीतिक खतरा महसूस उनको होता है, उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए राजनीति में खतरा महसूस होता है। मेरी टीम में आप अभी कुछ दिन यहाँ रहे हैं, आप बिताएं, मेरी टीम में कोई नेता नहीं है, हमारे सब साथी हैं, युवा साथी हैं, कार्यकर्ता भी नहीं कहूँगा मैं उनको, वो दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे साथी हैं। कई बच्चे जो आज यहाँ खड़े हैं दिवाली छोड़ के मेरे साथ खड़े हैं, जहाँ दुनिया में विदेशों से कोई बम्बई दिल्ली बैठे हैं, वो लोग अपने घरों में आते हैं दिवाली के दिन, और मैं इनको कह रहा हूँ गाँव जाओ नहीं कि हम तो आपके साथ रहेंगे चुनाव में। कितनी बड़ी बात है। मेरे साथ नेता नहीं, लेकिन मेरे साथ जो संघर्ष की राजनीति को जो पसंद करते हैं, जो जनमानस की सेवा करने वाले को पसंद करते हैं, वो नेता मेरे साथ है। हनुमान बेनीवाल मेरे साथ है, भाई रविंद्र भाटी मेरे साथ है। आ रहे हैं वो आपको चुनाव प्रचार में? आप स्टेटमेंट जारी कर दिया उन्होंने। अच्छा। उन्होंने ओपनली कह दिया है कि हम नरेश मीणा के साथ हैं। हनुमान जी भाई साहब खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। हाँ जी। रविंद्र भाई भी आप जानते हो एक जन नेता है, उसके प्रति लोकप्रियता है। दोनों ने आश्वस्त किया बीच में मौका मिलेगा तो जरूर मेरे पास यहाँ प्रचार करने आएंगे। एक सर मेरा आपसे ये सवाल था कि जो यहाँ पे जाति समीकरण है, क्या होता है कि दोनों पार्टीज बीते कई वर्षों से, बीजेपी तो जो गुर्जर नेता है उसके ऊपर दाव खेलती है और कांग्रेस मीणा के ऊपर खेलती है। अब ये मुकाबला हो गया है त्रिकोणीय मुकाबला, ठीक है। अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये मंशा पैदा हो गई है कि यार जो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करी उसके आधार पर लोगों ने कहा कि अब जो है बीजेपी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। नरेश मीणा जो हैं उनकी बी टीम बन के उभर रहे हैं, क्योंकि नरेश मीणा कांग्रेस का जो एक मीणा वोट बैंक है उसको आधा करके, कांग्रेस को कमज़ोर करके और
या तो खुद जीत जाएंगे या फिर बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा? देखो सक्सेना जी, मेरे से ये बात जिस दिन मैंने फॉर्म भरा था उस दिन भी पत्रकार बंधुओं ने पूछा था, तब मैंने कहा था कि अभी मैंने फॉर्म भरा है, मैं जैसे ही फॉर्म डालूंगा कांग्रेस मैदान से बाहर हो जाएगी, और आज की स्थिति में कांग्रेस मैदान से बाहर हो चुकी है। ये बात सही है। आज मेरी बीजेपी के कैंडिडेट राजेंद्र जी गुजर से टक्कर है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 5 दिन बाद में जब इस फील्ड में उतरोगे तो 5 दिन बाद में आप ये कहोगे कि एक तरफा नरेश मीणा लीड ले रहा है, एक तरफा नरेश मीणा जीत रहा है। और जस्ट अभी मेरे 2-3 गाँव में मेरे कोई कार्यक्रम है, उनमें मेरे को निमंत्रण किया, वहाँ मैं जा रहा हूँ। अभी मेरे पास जस्ट मैसेज आया है अच्छा, कि देवली की पुलिस, अलीगढ़ उनियारा की पुलिस मेरे लोगों को कार्यक्रम करने से मना कर रही है, उनको टोक रही है, परेशान कर रही है। ये बात मैंने उस दिन भी कही थी जब फॉर्म भरा था। हाँ। जिस दिन आपको ये महसूस हो जाए कि प्रशासन आपको परेशान करने लग गया, इसका मतलब बीजेपी आपकी टेंशन में आ गई है, और बीजेपी अभी से टेंशन में आ गई। कांग्रेस तो मैदान से बाहर है, कांग्रेस तो खत्म हो गई, टक्कर नरेश मीणा और बीजेपी में है। हाँ। लेकिन अभी जैसे मेरे को पता लगा कि तो उससे जाहिर हो जाता है कि बीजेपी अब टेंशन में है, और 4-5 दिन के बाद में बीजेपी को हम मैदान से बाहर कर देंगे। नरेश मीणा की बैटिंग चलेगी, नरेश मीणा की बॉलिंग चलेगी, नरेश मीणा की फील्डिंग चलेगी, चारों तरफ केवल नरेश मीणा दिखेगा। सर, बीते कुछ दिन पहले एक सरस बूथ के पास में आपने काफ़ी देर की जनसभा करी थी, और उसमें बहुत बड़ी बयानबाजी हुई थी, और आपने तमाम तरह के आरोप दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं पे लगाए थे कि ये एक बार बीजेपी कांग्रेस को चांस देती है, एक बार कांग्रेस बीजेपी को चांस देती है, ये दोनों आपस के अंदर अपना गेम चलाते रहते हैं। और उसमें आपने एक आरोप ये भी लगाया था कि जो केसी मीणा जी को टिकट मिला है वो भी खरीद फरोख्त का एक हिस्सा है। तो जो आप ये दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? हाड़ौती की जनता स्पेशली आपसे पूछना चाहती है। देखिए, ऐसा है, जो जनता मेरी बात सुन रही है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशियों ने जो कांग्रेस के लिए जिन्होंने पसीना बहाया, जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में काम किया, ऐसे 18 लोगों ने टिकट मांगा। उनमें 18 में से एक को भी टिकट नहीं देकर जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है, 4 दिन पहले विधानसभा में बीजेपी से टिकट मांगा, लोकसभा में बीजेपी से टिकट मांगा, नरेंद्र मोदी के जो नारे लगा रहा था, बीजेपी का जो प्रचार कर रहा था, उस व्यक्ति को ऐसी क्या मजबूरी थी, और जिसको कोई जानता तक नहीं हो, उसको ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको आपने बुला कर टिकट दिया। फिर जब हमें पता लगा कि यहाँ तो चेयरमैन बनाने के लिए भी पैसा लिया गया था, यहाँ प्रधान बनाने की बोली लगी थी, इससे जाहिर होता है कि इसमें बड़ी रकम गई है। और जो हमारे पास अपडेट है, लोग कहते हैं कि 8 करोड़ रुपए तक टिकट में गए हैं। अच्छा, और वो तो सरकारी नौकरी में थे, तो 8 करोड़ रुपए तो सेविंग ही नहीं हो सकती, पूरी लाइफ सेविंग कर लें तब भी नहीं हो। यार सक्सेना जी, आजकल पैसा ही नौकरी वालों के पास है, एक थानेदार के पास 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार है ही। जो लोग नौकरियों में गए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, आज दिन तक ये IAS बने, IPS बने, इतने लोग घूमते हैं, कभी इन्होंने कोई हॉस्टल बनाया, कोई बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी? कभी नहीं। पैसा कमाते हैं, मलाई खाते हैं और चुनाव लड़ने आ जाते हैं। और विशेष रूप से मीणा समाज में जो भी नौकरी लगते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार की शुरुआत करते हैं अपनी शादी में। मीणा समाज में जो भी IAS IPS बनते हैं, सबका नाम नहीं, कुछ गिनती के 1-2 होंगे। कुछ 2-4 अपवाद होते हैं, वो तो हर समाज में होते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं 1 रुपया लेके शादी कर रहा हूँ। हाँ। ऐसे गिनती के अपवाद हैं। और जो पैसा नहीं लेता दहेज में, वो खुला कहता है कि मैंने पैसा नहीं लिया। लेकिन विशेष रूप से मीणा समाज, जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, उस समाज में जो IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, जो कस्टम में बनते हैं, शादियों में बोली लगती है। हमें तो इतना चाहिए, रेट फिक्स कर रखी है। जो IAS बन गया, IPS बन गया, उनकी रेट हैं करोड़ों में। जिस व्यक्ति को करोड़ों रुपए दहेज में मिल जाए, उसके बाद वो घर बार को छोड़ देता है, अपने साले सालियों को अपने बंगलों में रखते हैं, बिक चुके होते हैं, शादी के दौरान बिक जाते हैं, फिर जिंदगी भर नौकरी करके बिकते हैं, और फिर पैसा कमा के मलाई खा के धाप के और फिर चुनाव लड़ने आ जाते हैं। मैं बहुत सारे नाम है जिनको नाम अभी समय आएगा जब ले देंगे, कभी समाज की महापंचायत होगी, बुलाएंगे, उसमें लेंगे। मौका दो ना, आप नए लोगों को आने दो ना। जो बच्चे बेचारे छात्र राजनीति से आते हैं, पंचायती राजनीति से आते हैं, जो दिन भर जिंदगी और सेवा करते हैं। अरे सेवा करने का तो टीना डाबी सेवा कर रही है ना। हाँ। एक टीना डाबी IAS, जिसके रोज वीडियो वायरल हो रहे हैं, अभी भी उन्हें छापा मारा था। ये लोग जो रहे वो इन्होंने क्यों नहीं किया? राजस्थान का जो व्यक्ति DG रह जाए, और DG किसी मंत्री MLA को ये कह दे कि ये काम होना चाहिए, उसका मना कर दे कोई? राजस्थान का जो DG रह जाए, राजस्थान का जो मुख्य सचिव रह जाए,
और उनके गांव के हालात देख लो बामनवास के, पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। लोग कहते हैं आप किरोड़लाल की तारीफ करते हो, किरोड़लाल का गांव जाके देखो आप, किरोड़लाल का गांव का शमशान घाट देखो, स्कूल देखो, वहाँ का खेल स्टेडियम देखो, वहाँ के चौराहे देखो। किरोड़लाल के घर में तो कोई अधिकारी नहीं रहा, और इनके घर में 5-5 IAS, मुख्य सचिव, DG, और उसके बावजूद भी इन लोगों ने आज दिन तो जो सांसद बैठा है यहाँ का, शादी करी पंजाब में, चुनाव लड़ते हैं देवली उनियारा में, आज दिन अपने बच्चों की शादी कहाँ की, मांडा कहाँ दिया, कौन से 5 स्टार में शादी करी, एक व्यक्ति को निमंत्रण नहीं। इनके रिश्ते नाते होते हैं केवल बड़े आदमियों से, जो 1000 करोड़ के, 500 करोड़ के, जो 200 करोड़ के, जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे रिश्ते हैं। आम जनता से इनका रिश्ता केवल वोट लेने का। आज दिन तक आम जनता को कहीं गांव में, बामनवास में, अपने गांव में बुलाकर किसी को एक रोटी नहीं खिलाई। इनको एक जो इनके जो बाप दादाओं ने हवेलियाँ बनाई, वो हवेलियों में जाले लगे हुए हैं, खंडर हो गई वो। ये खुद गांव नहीं देखते, वो व्यक्ति दूसरों को क्या भला करेंगे। हम ये चाहते हैं कि नए लोग आएँ, छात्र राजनीति से निकले हुए लोग आएँ, और यही कारण है वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ। हरीश मीणा अपने बेटे को लड़ाना चाहते थे, मुरारीलाल निहारिका को लड़ाना चाहते थे। अगर नरेश मीणा नहीं होता तो इनके दोनों के बेटे बेटी लड़ते। हरीश मीणा जी तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो बहुत बड़ा त्याग किया है, ना मेरे भाई को आगे किया, ना मेरे बच्चे को आगे किया, ना भतीजे को आगे किया। आप गंगा जी उठा लो, अपने बेटे के सिर पे हाथ रख दो, गंगा जी उठाओ और कहो कि मेरा मन नहीं था मेरे बेटे को लड़ाने का। उसका बेटा 3 घंटे रोया है। जब नरेश मीणा का सर्वे आया, 3 घंटे उसका बेटा ना एक बोतल पी जाता है पूरी, 3 घंटे रोया है। तुमने मरवा दिया, ये कर दिया, नरेश मीणा से मिले, मेरे को सबका पता है, एक एक चीज़ का पता है इनकी। ये मेरे खिलाफ बोलो ना आप, नरेश मीणा आपके खिलाफ बोल रहा है, नरेश मीणा के खिलाफ बोलो। सर आप इतने मुखर होके कई बार स्टेटमेंट्स देते हैं, खैर वो आपके साहस की हम दाद देते हैं, पर आपको कभी डर नहीं लगता कि आपके पीछे फैमिली है, और भाई फैमिली को भी टेंशन होती है कि भाई तमाम तरह के जो भी नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, कुछ भी स्टेप ले सकते हैं लीगली इलीगली, तो आपको टेंशन नहीं होती आपके परिवार में? जब तक जिएंगे शान से जिएंगे, भगत सिंह बन के जिएंगे। कुछ किया नहीं है, बूढ़े होके मरे, वो भी किस काम का। अगर इसी तरह काम करते हुए मर जाएंगे तो जनता हमें याद करेगी, लोग हमें याद करेंगे। खाली हाथ है, कोई डर नहीं लगता। मैंने तो कोटा में भी कहा, बिरला के संबंध थे उससे, दाऊद इब्राहिम से, आतंकवादी से। हाँ, आपके स्टेटमेंट सुना था मैंने, बिरला के संबंध पर मैंने उनसे कहता तो बता दो जी। और मैं अंत बात तरक कहे थे, बिरला की गाड़ी, बिरला दाऊद इब्राहिम के दोस्त की गाड़ी यूज करें लोकसभा स्पीकर बन के। बिरला ने अभी यहाँ बिशलपुर का नाम जो मामला चल रहा है, उसमें वो मेघराज सिंह जी का पूरा वो बजरी का काम छीन कर, और बिरला एंड कंपनी ने पूरे बजरी का काम अपने हाथों में ले लिया। लाखों करोड़ों की जो मिट्टी निकलती बजरी के नाम पे, उसको निकाल के बेच रहे हैं। मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, अगर देवली उनियारा की धरती पर अगर MLA नरेश मीणा बन गया ना, तो ये जो बिरला और बिरला की कंपनी वाले जो रेत बजरी बेच रहे हैं यहाँ, मैं ये मतलब कितना लाखों करोड़ का सरकार का नुकसान हो रहा है। आपने मिट्टी निकालने के बहाने से वो टेंडर लिया है, ठीक है, आपने ठीक किया, लेकिन मैं निवेदन करूंगा विधानसभा में जाते सरकार से, भजन लाल से कहूँगा कि वो जो रेत बजरी मिट्टी जो निकल रही है बनास से, उसकी दोबारा से उसका स्टॉक किया जाए, सरकार उसका स्टॉक कराए और उसको दोबारा से क्या नाम से उसको मार्केट में बेचे, ताकि सरकार की भी इनकम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको कांग्रेस से टिकट मिलता तो एक फ़ंड भी मिलता है चुनाव प्रचार के लिए, है ना। अब क्योंकि आप खुद ही लड़ रहे हैं चुनाव, है ना, निर्दलीय लड़ रहे हैं आप चुनाव, तो इतने सारे कार्यकर्ता हैं, इनका रहने का, ठहरने का, खाने का, पेट्रोल का, सबका खर्चा किस तरह से आप मैनेज कर पा रहे हैं? देखो, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का जो छात्र राजनीति में जब चुनाव लड़ा पहली बार, तो हमारे पास कोई कमरे नहीं थे, हॉस्टल नहीं थे, तो उस समय भी हम तो जो हाईवे पे वगैरह पे रात को 12-1 बजे जाके दाल रोटी खाते थे, और कोई अगर घी एक्स्ट्रा डलवा लेता था उसके चक्कर में लट चलते थे, आपस में झगड़ा होते थे। यहाँ भी उसी तरह मैदान में उतरे। अभी एक बच्चा अभी जस्ट आपके पहले आया है कि भाई साहब मैं बेरोजगार हूँ, मैं 1100 रुपये आपको चंदा दे रहा हूँ। मेरे साथ हज़ारों युवा हैं, लाखों लोगों का मेरे पास आशीर्वाद है, वो सब मिलके लड़ाएंगे। अभी मैंने एक गाड़ी, सिंगल गाड़ी किराए पे नहीं लगा रखी, मेरी खुद की स्कॉर्पियो है, उसके अलावा जितनी भी गाड़ियाँ वो मेरे दोस्तों की है। अच्छा, मतलब इतना बड़ा जो काफिला है वो आपके दोस्त, रिश्तेदार और सब लोग मिलके आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं है, अभी रिश्तेदार कोई आया नहीं है, मेरे दोस्त और मेरे मित्र मंडली है, जिनसे मैंने रिश्ता कमाया, व्यवहार कमाया है, वो सब लोग लगे हुए हैं। और आप देखना, अभी तो 5 दिन रुक जाइए आप, 3 तारीख के बाद एक एक वोटर के पैरों में दंडवत करके मेरी टीम वोट मांगेगी।
हजारों युवा राजस्थान से यहाँ आकर पैरों में पड़ जाएंगे, दंडवत हो जाएंगे। और मुझे भरोसा, जब एक एक व्यक्ति जब माँ बहनों माओ के बुजुर्गों के जब आशीर्वाद लेंगे तो रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीत कर जाएंगे। कितने अंदर से जीतने जा रहे हैं आप चुनाव? रिकॉर्ड वोटों से। अभी मैं कह नहीं सकता, अभी हम फाइट में हैं। फिर भी आपका सर्वे अभी मेरा कोई सर्वे नहीं है। अभी हम चुनाव में उतरे हैं। हाँ, एंटर हुए हैं अभी आप। 5 तारीख को अपन मिलेंगे और 10 तारीख को मैं बता दूंगा कि क्या रहेगा। बिल्कुल सर। ठीक है, धन्यवाद। सर, हाड़ौती का हमारा उभरता हुआ चैनल है, जैसा कि आप जानते हैं, तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहें? 2 शब्द। वक्त की आवाज़ न्यूज़ चैनल नाम है इसका। मैं हाड़ौती के मेरे सभी भाइयों को, जो आप भाई को चाहते हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा कि ये मेरे भाई सक्सेना जी हैं। ये गुंजल साहब के चुनाव में भी इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, और वहाँ भी, क्योंकि जहाँ प्रहलाद जी गुंजल और ओम बिरला जब चुनाव लड़े थे तो सारे वहाँ ज़्यादातर मीडिया हमारे खिलाफ लिख रहा था, लेकिन कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, कुछ जो मेरे गांव के जो छोटे भाई जिन्होंने चैनल बना रखे हैं, उन सब ने हमारे साथ ईमानदारी से काम किया था। उनमें से भाई सक्सेना जी थे, भाई ये वक्त चैनल भी था। सभी लोग वक्त चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और आपसे भी मेरा निवेदन है, ईमानदारी से, कर्तव्य से, चैनल के माध्यम से गरीबों की, मजदूरों की, कमज़ोर लोग जिनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंचती, उनकी आवाज़ आप आवाज़ बनकर उनका काम करें। मेनली देखो, मेरी बात सुनो पत्रकार महोदय, आम गांव में आम व्यक्ति को 4 जगह काम पड़ता है। थाने में, बिजली घर में, पटवार घर में, ये मुख्यतः इनमें काम पड़ता है। इनमें आप उनकी मदद करना, उनकी आवाज़ बनना, बिल्कुल और उनका सहयोग करना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे जुड़ने के लिए। हम आपके उज्जवल भविष्य से जुड़ने की कामना करते हैं और आपके जो प्रयास हैं सफल हो। थैंक यू सो मच सर।